हेलो दोस्तों, मैं पीके वर्मा शिवांश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम ज्ञात करने आए हैं यानी कि चैप्टर के बारे में पढ़ने आए हैं, आज हम चैप्टर के बारे में कोई कुछ डिस्कस नहीं करेंगे और आज जो है हम मैथ्स का सेकंड सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम पेपर लेकर आया 2025 का, जो पिछले साल पेपर आया था सेकंड सेमेस्टर का। और जैसे आपको विदित है कि ये 1 घंटे का पेपर होता है, उसमें जो नंबर होते हैं कितने का 25 नंबर का ये पेपर होता है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण असमान हैं, यानी कि त्रिभुज आप जानते हो, त्रिभुज कहते हैं जो 3 भुजाओं से घिरा हो उस त्रिभुज कहते हैं। तो वो कह रहा है दो कोण इसके असमान है। असमान का मतलब अगर कोई कोण, जैसे एक कोण x है और एक कोण कौन है y है, तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा होती है। मान लो जो छोटा x है, x छोटा कोण है किससे, y से, तो जिसके इस कोण के सामने की जो भुजा होगी, सामने की जो भुजा होती है, तो वो दोस्तों कैसी होती है, छोटी होती है। तो ध्यान रखोगे, यानी छोटे कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। और बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। तो वो कह रहा छोटे कोण के सामने की भुजा होती है, तो हम क्या बताएंगे कि छोटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, योग का तत्समक अवयव है, योग का तत्समक अवयव। देखो, योग का तत्समक अवयव का मतलब होता है, यानी कि योग, ऐसे नंबर का योग करो, ऐसे नंबर को जोड़ो कि नंबर वही रहे, वही रहे। जैसे मैं 5 में ऐसा क्या जोड़ूं जो 5 ही रहे, तो सर आप कहेंगे कि भाई कि 0 जोड़ दो, तो 0 जोड़ने पे क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, तो योग का तत्समक जो होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है थर्ड में कि 5xy² में x का गुणांक बताइए। तो किसका गुणांक बताना है, x का गुणांक। x का गुणांक का मतलब है कि जो 5, ये 5xy² जो है, तो इसे x को हटा लो, बाकी जो इसके साथ है वो इसका गुणा है। तो x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5y²। तो देखो 5y² कहाँ है, ये रहा सेकेंड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। यानी कि अगर हम किसी संख्या का कौन सा प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है उसका उल्टा नंबर लेना। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे तत्समक का, तो तत्समक में क्या होता है, यानी कि ऐसा नंबर जोड़ो जो वही नंबर रहे। तो हम 0 जोड़ते थे और 0 जोड़ने पर नंबर वही रहता था, यानी 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हमें ऐसा उल्टा निकालना पड़ेगा कि जैसे मान लो 5 है, तो 5 में ऐसा नंबर जोड़ना जो योगात्मक प्रतिलोम मतलब 0 हो जाए, तो 0 हो जाए तो 5 का उल्टा ले लो, यानी कि 5 का -1, मतलब -1 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ देंगे, -1, तो आ जाएगा -5। तो जो -5 आया तो ये कहलाता है योगात्मक प्रतिलोम, क्योंकि हम 5 में -5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछा जाए कि योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए क्या जोड़ना पड़ता है, -1, और तत्समक के लिए क्या जोड़ना पड़ता है, 0। ठीक है, तो -1 से ये रहा 3। परिमेय संख्या, पांचों क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या एक तो दे रखी है आपको 6/-5, एक दे रखी है -7/6, और एक दे रखी -7/-6। तो इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है, तो ये आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या देखने के लिए, बड़ी संख्या बताने के लिए बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो क्या करो, देखो जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा अंश बटे हर होता है, जो हर होता है, हर सेम होने चाहिए, हर क्या होने चाहिए, सेम। तो सेम करने के लिए जो नीचे वाले नंबर होते हैं इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो 5, 6, 6 का एलसीएम लेंगे, तो जब हम 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 पंजे 30, यानी कि इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। अब 30 आएगा तो आप क्या करो, इन सबको नीचे 30 बनाना है। जब 30 बनाएंगे तो देखो -6, ये माइनस का साइन ऊपर भेज देना, तो -6/5। तो इसे 30 बनाने के नीचे भी यहाँ पे गुना 6 से करो, ऊपर भी गुना 6 से करो, तो जो पहले वाला नंबर है वो बन जाएगा -36/5×6 30। ऐसे दूसरा नंबर लेकर आओ, -7/6 है, तो इसे भी 30 बनाने के लिए यहाँ पे नीचे किससे गुना करनी पड़ेगी, 5 से, क्योंकि 6 पंजे 30, तो ऊपर भी 5 से गुना करो, तो 7 पंजे 35, यानी कि -35/6 पंजे 30। ठीक है, ये आ गया।
अब तीसरा नंबर कौन सा है, ये रहा माइनस का 7 बटे माइनस का 6, तो माइनस से तो माइनस पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम किससे गुना करेंगे, यहाँ पे भी हम जैसे 6 से नीचे वाला नंबर 30 बनाना है तो 6 में किससे गुना करो, 5 से, अब तो ऊपर भी 5 से गुना करनी पड़ेगी, तो नीचे जाएगा 30 और ऊपर आएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो अब दोस्तों करना क्या, नीचे के नंबर तो सब में देखो सेम 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 होगी, तब आप ऊपर वाले नंबरों की तुलना करो, यहाँ पे कितना है माइनस के 36, यहाँ पे कितना है माइनस के 35, यहाँ पे कितना है खाली 35, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा, तो देखो ये माइनस का नंबर है 36, तो ये तो छोटा होता है, माइनस का जितना भी नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो बचा कितना 35, बचा कितना 35, तो इसका मतलब माइनस के 7/6, तो माइनस के 7/6 कहाँ है, तो देखो ऑप्शन में माइनस 7/6 कहाँ है, ये रहा देखो माइनस के 7/6, तो ये रहा थर्ड ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है थर्ड, तो यानी कि ये रहा, सॉरी यानी इसका थर्ड ऑप्शन था ये रहा, ठीक है, ये इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। और देखो दोस्तों एक चीज़ को और ध्यान रखो, यहाँ पर आप जरूरत नहीं था आपको ये करके बताना था, सोल्व करके बताना था, देखो यहाँ पर आप ऐसे ही बता सकते थे, ये न्यू क्वेश्चन भी हो जाता सोल्व। इसने क्या कहा था, परिमित संख्या दे रखी थी, में कौन सी बड़ी संख्या है, तो देखो बड़ी संख्या को देखा जाए ये माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस के 7 है, यहाँ माइनस 6/-5 है, तो ये बैठेगी माइनस के 6/5, ये भी माइनस के 7/6 आएगी, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7/6, तो इनमें बड़ी संख्या छाटनी थी बस, तो बड़ी संख्या के लिए आप देखो जो सी पॉजिटिव नंबर हो, देखो ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो अपने आप में छोटे रहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा बड़ा, तो ये 7/6 कौन से नंबर से आया था, ये आया था माइनस के 7/-6 से, तो वही ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये थे बहुविकल्प, इस तरह से 5 बहुविकल्प आते हैं, वो हमने बहुविकल्प आपको करा दिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिए। अब हम बात करते हैं अतुलघुत्तरीय क्वेश्चन की। देखो अतुलघुत्तरीय क्वेश्चन में क्या आया, पहला क्वेश्चन ये 1 नंबर का आएगा, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या है ये रहा, 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। लो जी बताओ कितना क्वेश्चन आया। देखो आप जानते तो हो कि 1 मीटर बराबर जो होते हैं वो कितने सेंटीमीटर होते हैं, अनुसार 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को क्या बनाना घन, तो घन बनाने के लिए क्या करोगे, इधर भी यानी कि क्यूब से क्या कर देंगे, यानी कि इधर भी क्यूब कर देंगे, और 100 सेंटीमीटर की भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो 1 मीटर क्यूब बराबर, तो यहाँ 100 की क्यूब करनी पड़ेगी, तो 100 की क्यूब करेंगे तो जितनी भी जीरो हो सबकी क्या कर देंगे, 3 से मतलब गुना कर देंगे, ऐसा बना लो 100 की पावर 3 और इंटू में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 की क्यूब निकाल लो। अब जैसे ही तुम 100 की क्यूब निकालेंगे तो 100 की क्यूब में यानी कि एक के पीछे कितनी जीरो आ जाएगी, 6, जितनी जीरो है ना 2 जीरो, तो 2 की गुना 3 में 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 1 घन मीटर को घन सेंटीमीटर में, तो ये रहा घन सेंटीमीटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन में क्या कहा, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, यानी कि एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो यहाँ से साफ साफ आपको पता लग रहा होगा एक बड़ा क्या है, एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, और उस बड़े वर्ग से हमें क्या करना है, उस बड़े वर्ग से हमें जो ये तो है 25 सेंटीमीटर भुजा वाला, और हमें छोटे छोटे वर्ग बनाने हैं, और कितने कितने सेंटीमीटर के, 5-5 सेंटीमीटर वाले, यानी कि ऐसे छोटे 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 ऐसे छोटे छोटे क्या करने हैं, वर्ग बनाने, छोटे छोटे क्या करने, वर्ग बनाने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वर्ग है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, और एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, और फिर उन छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे, तो बड़े वर्ग की संख्या यानी कि छोटे वर्ग की संख्या निकल के आ जाती है। और देखो दोस्तों कैसे करते हैं, तो बड़े वर्ग की भुजा, तो बड़े वर्ग की जो भुजा है उसे मान लो कैपिटल ए, और कितनी दे रखी, यानी कि बड़े वर्ग की भुजा, बस भुजा ही रहने दो, देखो बड़े वर्ग की भुजा दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो बड़े वर्ग का क्या निकाल लो, बड़े वर्ग का निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो जाता है भुजा का स्क्वायर,
भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 25 का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर आता है 625, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने कहा था छोटे वर्ग, तो छोटे वर्ग की भुजा, तो छोटे वर्ग की भुजा दे रखी थी कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब छोटे, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। अब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। अब निकाल लो जो बड़े वर्ग से छोटे त्रिभुजों की हमें क्या वो वर्ग की क्या निकालनी है, संख्या। तो वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या बराबर होगा बड़े वर्ग, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और डिवाइड कर देंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अभी हमने देखा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आया था 625 और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आया था 25। अब 25 से 625 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25। तो यानी कि उससे कितने वर्ग बना सकते हैं, 25 वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखो कैसा आता है। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। और 5, 6, 8, 13, 8, 5, 13, 8 ये संख्याएं दे रखी, आंकड़े दे रखी। तो दोस्तों इसमें करते क्या है, जो भी आंकड़े दिए हैं तो आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लिया करो। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बढ़ता हुआ क्रम लेना। तो सबसे पहले छोटा कौन सा आएगा इसमें, 5, फिर और दूसरा भी 5 है, फिर कौन आएगा 6, फिर कौन आएंगे 8, 8 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, तो 3 बार लिख लो। बाकी बचा कितना, 13। तो इन्हें आरोही क्रम में लिख लिया। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद अब आपकी क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। और उस टेबल में क्या करना पड़ेगा, ये रहा। ठीक है, इसमें तो हम लिखेंगे आंकड़े, तो यहाँ पर तो आंकड़े लिखेंगे। यहाँ उस आंकड़े की बारंबारता दोस्तों होती क्या है, यानी कि वो आंकड़ा, वो डेटा कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, तो वो उसके नंबर लिखने पड़ते हैं। अरे क्या पूछा उसने, टैली चिन्ह। एक उसने पूछा टैली चिन्ह कि टैली चिन्ह बनाओ, तो टैली चिन्ह बनाओ। ठीक है, ये उसने पूछा, तो ऐसे टेबल बना लेनी है। अब टेबल बनाओगे तो कितना आसान है। तो आंकड़े में 5 आंकड़े देखो, तो 5 कितनी बार आया है, यहाँ देखो काउंट करो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो बारंबार तो कितनी हो गई, 2। अब इसका टैली चिन्ह बनाना, तो 2 डंडे खींच दो। ठीक है, ये अधिकतम कैसे कर सकते हैं, ये अधिकतम 4 डंडे खींच सकते हैं। ठीक है, टैली चिन्ह बनाने के बाद बता रहा हूँ अधिकतम 4 डंडे खींच सकते हैं। फिर 5वें के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे काट दो। फिर और बाकी के आ रहे हैं, जैसे 5 के लिए तो ऐसा बनाएंगे, मान लो 6 आ रहे हैं तो 6 के लिए टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 4 डंडे तो ऐसा अधिकतम खींच सकते हैं। 5 पर ये आ जाएगा तो 5 होगी। अब फिर शुरू से स्टार्ट कर दो, तो 6। अगर 7 के लिए टैली चिन्ह बनाना हो तो 1, 2, 3, 4, 4 डंडे तो आराम से खींच सकते हैं। और एक ये बन गया 5वां। बाकी कितने बचे, 2 बचे, तो 2 डंडे आगे खींच दो। इस तरह से हम टैली चिन्ह बनाते हैं। अब देखो आंकड़ा दूसरा कौन सा आंकड़ा है, 6। तो 6 तो एक ही बार आया, तो बारंबारता कितनी होगी, 1। तो टैली चिन्ह इसका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब अगला आंकड़ा कौन सा है, 8। तो 8 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसका टैली चिन्ह 1, 2, 3। अब 13, तो 13 आंकड़े के लिए 13 कितनी बार आया, 1 बार आया। अब तो 13 का टैली चिन्ह भी क्या होगा, 1 ही होगा, 1 ही डंडा होगा। तो ये इसका हो गया आंसर। बस अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा, व्यंजक 5x²। तो देखो व्यंजक दे रखा 5x² प्लस के 7xy प्लस के 8z प्लस के 3xy माइनस के 7x² माइनस के 2xy माइनस के 6z माइनस के 10। और को सरल कीजिए, इसको सोल्व करना, सिंपल करना, सरल करना। तो देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो करो क्या,
सबसे पहले स्क्वायर वाले उठाओ। कौन से क्वेश्चन उठाओ? स्क्वायर वाले। जो सेम सेम है ना उन्हें एक साथ साथ लिखो बस, और कुछ नहीं करना। जो सेम सेम उन्हें एक साथ लिखो। जैसे एक्स स्क्वायर वाला ये रहा 5x², और कहाँ इस दुनिया में? ये रहा इस दुनिया में, तो यानी कि माइनस के 7x²। अब देखो, अब एक्स एक्स वाले देख लो, एक्स एक्स वाले एक ये रहा, तो प्लस के 7xy, और ये रहे प्लस के 3xy, यानी कि एक एक जैसे एक साथ लिख लेने हैं, माइनस के 2xy। सर लिख लिया। अब देखो x² वाले भी आगे, xy वाले भी एक साथ आगे। अब बचे कौन से? अब बचे हैं हमारे पास कौन से वाले? z वाले। जैसे प्लस के 8z, और कहाँ है? माइनस के 6z। बाकी देखो सब डेटा आ गया, माइनस का बचा क्या लास्ट में? 10। अब इन्हें कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई छूट ना जाए, तो इन्हें गिन लो एक बार कितने है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर भी 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ठीक है। अब इतना करने के बाद पता इतना काम कर नहीं सकते, पता पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं? सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें करना क्या, देखो जैसे x² है, तो ये x² कितने हैं? 7। ये कितने हैं? 5। लेकिन का है कि माइनस के, तो 7 में से 5 गए, कितना बचेंगे? 2x²। चिन्ह बड़ा नंबर का है का? माइनस का। अब इसमें देखो, देखो ये x y ऐसा कर लो, प्लस देखो ये जो x y यहाँ पे भी, यानी कि इन सब में देखो, इन सब में ये रहा x y है, तो x y ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? 7। यहाँ प्लस के क्या बचेंगे? 3, क्योंकि एक्स वाई तो कॉमन आ गया। और माइनस के क्या बचेंगे? 2। देखो गलती नहीं होने की फिर। ऐसे देखो यहाँ पर कर लो, ये 8z है, ये 6 है, तो 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 2z। और माइनस के क्या बचेगा? 10। तो माइनस के 2x² प्लस के xy। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 7 3 10, 10 में से 2 गए, कितना बचेगा? 8, प्लस के 2z माइनस के 10 बराबर माइनस 2x² प्लस, अब 8 की गुना xy में करेंगे तो क्या आएगा? 8xy प्लस के 2z माइनस के 10। तो हो गया सॉल्व। दिस इज आंसर। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहा? परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। वाओ, देखो क्या क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ। ये क्वेश्चन पूछने का वो कह रहा परिमेय संख्या की परिभाषा लिखो, तो लिख देना वे सभी, यानी कि वे संख्याएं, ऐसे कह देना, वे पूर्णांक या वे संख्याएं लिख लो, या वे पूर्णांक जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के नीचे, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए है। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। और एग्जाम्पल लिख के आ जाना है। जैसे एग्जाम्पल में देखो 3/5, देखो लिख देनी 3/5, 7/2, ठीक है। 5 भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके नीचे एक आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 3/-2, ये सब क्या होती है? परिमेय संख्याएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा? उसने कह रखा कि 11वें क्वेश्चन में a⁵b माइनस ab⁵ के गुणनखंड कीजिए। देखो उसे गुणनखंड करने, गुणनखंड मतलब टुकड़े करने, फैक्टर करने, जो इनके गुना में रह गए। देखो यहाँ से देखो a b, तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी b है, तो इसमें मिनिमम देखो कम से कम कितने a है? सेम, जो ये एक है यहाँ पे एक, तो कम से कम वाले यहाँ, और b, a तो ये भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ में हमारे पास बचेगा a। तो 5a में से एक a तो बाहर चला गया, कितना बचेगा? 4। तो ठीक है सर जी। b पहली बाहर चला गया, माइनस, अब a पहली बाहर चला गया, b बचा, अब b में से एक b बाहर जा रहा है, 5 है, तो 5 में से कितने बचेंगे? 4। तो ठीक है भैया, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इसको और सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4, जब स्क्वायर पे स्क्वायर लगा तो पावर की गुना हो जाती है, माइनस, ऐसे यहाँ पे b को लिख सकते हैं b² का स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता क्या, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, जो आपको हमने पढ़ाया भी था अच्छे से। अब बस यही यहाँ पे ऑपरेशन कर देनी है बस। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी इसके बाद का, तो एक बार इसे जोड़ दो, जब इसको एक बार जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार इसे घटा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली यहाँ पे कहानी बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसका फॉर्मूला एक्स वाई वाले में बता रहा हूँ। ठीक है, कभी सोच चल रहा सर यहाँ पे तो ए वाई ले लिया आपने, यानी कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और इंटू में एक्स माइनस वाई। तो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करा। अब फिर देखो फिर से एक फॉर्मूला बन गया, तो यानी कि ए बी फैक्टर का मतलब, गुणनखंड का मतलब जितने भी टुकड़े हो सके गुणनखंड में गुना में कर दो, तो फिर से एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, तो ये इसकी आ गई गुणनखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक संभाव त्रिभुज। ठीक है भाई, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया, 2% का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से जो है 12 क्वेश्चन है, तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आता है। ये लघु उत्तरीय होती है, लॉन्ग क्वेश्चन। एक संभाव त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई कितना अच्छी बात बताई। संभाव त्रिभुज कहते किसे है, संभाव त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x, तो उसे संभाव त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, संभाव त्रिभुज। तो उसने पूछा कि भाई संभाव त्रिभुज है, तो संभाव त्रिभुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना। तो पहले इसकी भुजा निकाल लीजिएगा, तब जाकर सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो हम लिखेंगे माना संभाव त्रिभुज की भुजा x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, तब संभाव त्रिभुज का परिमाप। तो संभाव त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा वो दे रखा 18 सेंटीमीटर। असंभाव त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप कहते हैं जो तीनों भुजाएं ना, तो इन सब का योग को परिमाप कहते हैं। तो यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि उस त्रिभुज की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्या निकालना हमें, क्षेत्रफल निकालना। देखो यहाँ तक तो कर लोगे सॉल्व, अब क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल आपने देखो पढ़ रखा है, तो जो संभाव त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हो सकता था वो त्रिभुज का आधार ऊंचाई दे देता, पेपर में आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, तो वहां पर आप क्या करो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे दे रखा संभाव त्रिभुज, क्या दे रखा, संभाव त्रिभुज। तो संभाव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना, देखो भाई इसका जो आधार होता है, जो ऊंचाई निकालते हैं हम ऊंचाई निकालते हैं यहाँ से, ये वाली हमें हाइट चाहिए, ये वाली। तो इसको कैसे निकालें, तो देखो ये जो आधार होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाओगी x/2, ठीक है। और जो ये ऊंचाई है, इस ऊंचाई को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। तो ये आधार बटे यानी कि लंब हमें निकालना है, तो लंब बटे जो आधार होता है वो tan थीटा होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा यानी कि हाइट अपॉन बेस x/2, और ये हो जाएगा √3 बराबर h/x/2, उधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2√3 इंटू में यानी कि हो जाएगा तुम्हारा x√3/2। लो जी, यहाँ से ध्यान रख लेना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, संभाव त्रिभुज का, तो संभाव त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ध्यान रखना। तो √3 ऐसे ही रखेंगे, 4 ऐसे ही रखेंगे, भुजा भी हमारी निकल गई 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 को 2 बार लिख लो। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे जैसे ही हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा √3/4 गुना 6×36
और ये 4 से 36 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। 9 की गुना √3 में करेंगे तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगाते, लेकिन उन्होंने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा तो वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो परीक्षा में क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक हो, अधिक है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। और जब भिन्न ज्ञात करनी है तो इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि भिन्न होता है अंश और हर चाहिए। तो उसने कहा कि जो भिन्न है, भिन्न का जो हर है ना, हर हर उसके अंश से एक अधिक है। तो अंश को हम अगर x मान लें तो माना भिन्न का अंश अंश x है, x है। तब भिन्न का हर, तब भिन्न का भिन्न का हर, तो जो हर होगा वो अंश मतलब x से एक ज्यादा है, एक अधिक है। तो तब भिन्न, तो जो भिन्न बनेगी तो बनेगी भिन्न होती है अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो भिन्न बन के आएगी हमारी अंश हमारा क्या है x, और हर कितना है x+1। तो हमें ये ज्ञात करनी है। तो ये x और x की वैल्यू अगर हमें पता मिल जाए तो हम भिन्न निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकाले, उसने बताया है कि अंश तथा हर दोनों में से क्या कर दे, एक घटाने पर। तो अगर हम अंश में से यानी कि पर्सन अनुसार जो पर्सन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो कह रहा हमारे पास भिन्न थी x/x+1। तो उसने कहा कि अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, लो जी मैं अंश में से भी एक घटा दूं, हर में से भी एक घटा दूं। ठीक है, तो जो भिन्न है ना वो 1/2 हो जाती है। तो ठीक है, वेरी गुड। तो ऊपर बचेगा x-1, नीचे देखो 1 से 1 खत्म, तो बचेगा x बराबर 1/2। तो इनकी क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x, फिर -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 बराबर x गुना x में। तो x वाला इधर ले आओ तो 2x, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, आई माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x में से एक x गया तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो लो जी x का मान हमें मिल गया, जो x बराबर कितना है, 2। तो अतः भिन्न, तो जब भिन्न हमने मानी थी, भिन्न हमारी क्या बन के आई थी, x/x+1। तो x का मान कितना आया है, 2, और अपॉन में 2+1, तो बराबर में क्या जाओगा, 2/3। दिस इज आंसर। तो ये हमारी भिन्न होगी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा, वो कह रहा है यदि x+1/x बराबर 3 है तो x² +1/x² की वैल्यू बतानी। तो हमें वैल्यू बतानी है x²+1/x² की वैल्यू बतानी, यानी कि इसका मान बताना। देखो उसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। देखो जो x है, ये x है बटे में, यानी कि इसके बटे में भी इसके बटे में भी। तो हम क्या करेंगे, इस x को इस x के बटे में भी लिख देंगे और x को 1 के बटे में भी लिख देंगे, बराबर में 3 रहेगा। इस x से x खत्म, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब 3 हो गया। अब देखो इस ये जो 1 है, ये 1 को उधर ले जाओ तो 1/x बराबर 3, 1 उधर जाकर एक हो जाएगा माइनस का। तो 1/x बराबर 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। सर जी 2 बचेगा, वेरी गुड। अब देखो 2 बचेगा तो या तो 1/x यहीं पर 2 रहने दो, तो हमें 1/x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखो तो ऐसे इसको सोल्व कर लो। ये x² इसके बटे में भी आ जाएगा, यानी कि x² बटे में x² प्लस के, और 1 के बटे में भी है ये। अब x² से x² खत्म, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा प्लस 1/x²। अब 1 प्लस, अब देखो ये जो 1/x² है, तो क्या इसको मैं 1/x² नहीं लिख सकता। नो हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/x की वैल्यू हमें पता लगी कितनी है, 2। तो 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 4 अरे कितना जाएगा, 5। तो दिस इज आंसर, यानी कि अतः करके कह देना कि x² + 1/x² बराबर कितना आ जाएगा, 5 आंसर।
ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। वहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो उसको भी इस तरह से सॉल्व करके x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो। 11वें क्वेश्चन में क्या कहा, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, एक क्या है हमारे पास, घनाभ है। तो घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई जो है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिर कह रहा चौड़ाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, घनाभ की जो चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। फिर कह रहा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। लो जी, जो घनाभ की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, इसे सही कर लो, इसे भी सेंटीमीटर बदल लो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए हैं, 100। तो हम ये नहीं कह सकते कि 100 सेंटीमीटर और जमा 20 सेंटीमीटर और दे रखी थी, तो यानी कि ऊंचाई कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 100 और 20 120 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मात्रक सेम होने चाहिए। तो उसने कहा घनाभ का आयतन घन मीटर बताओ। तो घन मीटर बताना, तो पहला आयतन निकाल लो, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो क्या आपको पता था? अगर आपको इसका क्षेत्रफल पता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, तो आप कमेंट करके बताओ मेरे को। ठीक है, देखो भाई आ जाओ। लंबाई, तो लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है 80, चौड़ाई कितनी दे रखी है 40, ऊंचाई कितनी दे रखी 120। ठीक है, अब इसी गुना करना कुछ नहीं, लास्ट के जीरो देखो, एक एरी, तो कितनी जीरो होगी, 1 2 3, तो 3 जीरो ऐसी लगा ली। अब देखो 12 चौक 48, तो 48 की गुना किस में करनी है, 8 में। तो 8 8 64, 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 चौक 32, 32 से 6 38, तो जाऊँगा 384। तो इतना आ गया। ये कायम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, अभी सेंटीमीटर क्यूब में होगा, इसे इसने कहा था घन मीटर में चेंज करना, तो घन मीटर में चेंज करना तो कोई बात नहीं। 3 है और सेंटीमीटर क्यूब। देखो भाई, जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1/100 मीटर। आगे बात समझ में? हाँ जी। अब तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होंगे 1 में, तो यहाँ की भी क्यूब कर देंगे। जब क्यूब करेंगे तो 100 की क्यूब हो जाओगी कितनी, यानी कि 6 जीरो लग जाएगी, 1 2 2 तो ही और 6 जीरो मीटर क्यूब। तो तब देखो, तो 3840000, तो सब भाग कर दो किससे, यानी कि ये तुम्हारा बैठेगा 1000 लाख 10 लाख से, तो 0 और 6 जीरो ले लेनी, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो साफ साफ कट गई, तो ये आंसर बनेगा मीटर क्यूब में। तो हमारे पास बचा 384 में 1000। अब 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 0.384 मीटर क्यूब। तो ये करना था, यानी कि करना कुछ नहीं, पहले आप क्या करो, सेंटीमीटर था ये मीटर सेंटीमीटर दे रखा था, इसको सेंटीमीटर में चेंज करके गुना करके और वो घन सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, तो उसको फिर बाद में मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे, यानी कि इससे डिवाइड करके। अगला क्वेश्चन देखो। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, इस तरह से आते हैं क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, वो कह रहा 4 यानी कि 4 यानी कि 4 11 देखो उसमें क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा गया कि 4 11 16 15 12 5 7 8 9 की माध्य का ज्ञात कीजिए। वाह, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये आएगा क्वेश्चन निकालने के लिए। माध्य का ज्ञात कीजिए। माध्य का ज्ञात करने के लिए, कोई सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आंकड़ों काय में लिखना पड़ता है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम अभी बताया था क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम छोटे से बड़े की ओर। उसमें सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है 4, फिर उसके बाद छोटा नंबर कौन होगा 5, फिर उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन होगा 7, फिर उससे बड़ा नंबर कौन होगा 9, 9 से बड़ा कौन होगा 10, 10 से बड़ा कौन होगा 11,
11 से बड़ा है 12, और इसमें 12 से बड़ा कौन सा है 15, और 15 से बड़ा कौन सा है 16। तो ये हमने सारे नंबर आरोही क्रम में लिख लिए। अब लिखने के बाद इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर आए। कितने नंबर आए 9। तो जब इनकी काउंटिंग कर लेंगे आप, तो काउंटिंग करने के बाद आपको करना क्या, आपको देखना काउंटिंग करने के बाद टोटल ऐड करने के बाद कितने नंबर है, तो देखना कि सम है या विषम है। तो ये नंबर है हमारा कौन सा, विषम। विषम नंबर वे होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो विषम है। और जब विषम हो तो तब माध्यिका, माध्यिका को या माध्यक भी कहते हैं। माध्यक, कभी पर माध्यक पूछ ले आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2, यानी कि n/2 या n+1/2 पद, ये फॉर्मूला होता है। तो n+1, तो n कितना है 9, तो 9 + 1/2 पद। अब 9 और 1 10, 10/2 पद। तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 5 पद। अब 5 पद कहाँ से, जो हमने आरोही क्रम में लिख रखे हैं, तो नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5 कौन सा है 10। तो माध्यिका कितनी आ गई 10, दिस इज आंसर। अब देखो सपोज दैट अगर तुम नंबर करते, वो तुम्हारा सम आ जाता, हो सकता है 2026 में जो पेपर आए तुम्हारा अब, तो उसमें नंबर सम आ जाए, 2 4 6 8 10 ऐसा आ जाए, तब माध्यिका कैसे निकालेंगे। तब माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 अलग से पद, और बटे में, इन सबके बटे में 2। तो ये फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 त्रिभुज दे रखे हैं, 2 त्रिभुज बना लो, 2 त्रिभुज बना लीजिएगा। तो ये त्रिभुज बन जाएगा ABC। एक ऐसे दूसरा त्रिभुज दे रखा, उस त्रिभुज दे रखा PQR। तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC में, ठीक है भाई, ABC में AB जो है वो तो है 3.5 सेंटीमीटर, और BC जो है, BC है 7.5 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर, और बाकी का AC है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फिर कह रहा है PQ, दूसरे त्रिभुज में बात कर रहा है PQ, तो PQ है 7.1 सेंटीमीटर, और QR जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो PR है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा तो त्रिभुजों की सर्व सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए, यानी कि सर्वांग समता का परीक्षण करना है। सर्व सर्वांग समता किसे कहते हैं, वे आकृति या वे त्रिभुज जिनकी जो साइड है ये क्या रहती है, बराबर रहती है, या इनके एंगल बराबर रहते हैं, उसे सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो उसके लिए सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, तो इनमें देखो कौन कौन सी भुजा बराबर है। देखो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, तो AB, जो AB है वो किसके बराबर है, PR के। किसके बराबर है, PR के। और कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और देखो BC कितनी लंबाई है इसकी, 7.1, तो 7.1 किसकी है, PQ की। तो PQ कितनी है 7.1 सेंटीमीटर। और देखो बच्ची कौन सी, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर किसकी है, AC की। अब दूसरे त्रिभुज में देखो 5 सेंटीमीटर किसकी है, QR की, तो QR बराबर कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो हमने जब देखा 5 सेंटीमीटर, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर, ऐसी 7.1 सेंटीमीटर ABC त्रिभुज की भी और PQR त्रिभुज की भुजाएं बराबर है, तो हम इसे कहेंगे साइड साइड साइड, क्योंकि साइड साइड बराबर है सारी की सारी। तो साइड साइड सर्वांग समता के नियम से तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC, सर्वांग सम का साइन होता है ऐसे, ये सिमिलर बना के और बराबर के साइन लगा दो। सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के, इति सिद्धम।
ये हमें प्रूफ करना था। तो हमें ये बताना था कि किस नियम से सर्वांग सम है। तो वो साइड साइड साइड, या हिंदी में लिख सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। और दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये, और अंतिम क्वेश्चन भी कराते हैं आपको। अगर आपको हमारे चैनल पे आपको मटेरियल अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके, या कोई भी त्रुटि या कोई सा क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप जो है ना कमेंट करके बताइएगा। कोशिश ये करेंगे, हम भी उम्मीद करेंगे आपसे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके, अच्छे से अच्छा करा सके। तो देखो अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो है, एक 5 मीटर गुना 2, यानी कि ये है 5 मीटर गुना 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले होज। तो देखो एक आयताकार पेंदा वाला होज है कोई, ठीक है। तो जब 5 गुना 2 मीटर जो लिख रहा ना, तो स्टार्टिंग में जो होता है ये लंबाई होती है। तो अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई कितनी है 5 मीटर। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2 मीटर, ठीक है। और 1.5 मीटर तक ऊंचाई तक पानी भरा, यानी कि खोज बना हुआ है तल, ऐसे खोर सी जो टाइप में होती है, और उसकी हाइट दे रखी। तो ऊंचाई दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर, ठीक है जी, वेरी गुड, 1.5 मीटर। तो कह रहा पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो पहले हौज का क्या निकाल लो, हौज का क्या निकाल लो, आयतन निकाल लो। हौज का क्या निकाल लो, आयतन। और आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 5, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 1.5। तो 5 दूनी 10, 10 की गुना किस में कर लेनी है, 1.5 में। तो 1.5 की गुना 10 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 मीटर क्यूब। लेकिन उसने कहा था जो आयतन है वो लीटर में ज्ञात करना। तो ये लीटर में ज्ञात करना, तो चूंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। कितने होते हैं, 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब कीजिएंगे 1000 से गुना कर दो, तो 15 गुना 1000 और क्या बन जाएगा, लीटर। तो कितना आ गया, 15000 लीटर। तो उसमें कितना पानी भर सकते हैं, 15000 लीटर। तो दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेलो दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर ये पूरा सॉल्यूशन 2025 का जो हमने सॉल्व कराया अगर आपको समझ में आया हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा जो ना समझ में आया हो, तो आप क्या करें, कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है हम उसके क्वेश्चन की दोबारा वीडियो बना दें, और आपके जो भी डाउट है, जितने भी एरर है, अगर कोई सा टॉपिक समझ में ना आया हो, या तुम्हें पेपर आपके नज़दीक है और पेपर में कोई समस्या, कोई चीज़ आपको, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई चैप्टर ऐसा जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप कमेंट करो, हम आपका समाधान करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और हमारे शिवांश क्लासेस पे, हमारी इस फैमिली पे बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको क्लासेस समझ में आती हो, और हम आने वाले समय में टेट की क्लास परीक्षाएँ भी चलाएँगे, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और ज्वाइन करवाइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।